तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं चाओ सू नाम की इस मूवी के बारे में, जो कि अपकमिंग हमें देखने को मिलने वाली है। इसका जो पार्ट 1 है 2005 में देखने को मिला था और ये एक क्राइम एक्शन थ्रिलर मूवी रहने वाली है। तो इसी पर बात होगी आज की इस वीडियो में, इसके दूसरे पार्ट के बारे में, साथ ही साथ पार्ट 1 के बारे में पूरी डिटेल आपको बताएंगे। तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा और इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। कैओस 2005 की एक क्राइम एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे टोनी गिग्लियो ने लिखा और निर्देशित किया है और इसमें जेसन स्टैथम, रयान फिलिप और वेस्ली स्नेप्स ने अभिनय किया है। इसका प्रीमियर 15 दिसंबर 2005 को संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था, लेकिन इसका पहला उत्तरी अमेरिकी रिलीज 19 फरवरी 2008 को डीवीडी पर हुआ था। कथानक। इस लेख का कथानक सारांश बहुत लंबा या अत्यधिक विस्तृत हो सकता है। कृपया अनावश्यक विवरण हटाकर और इसे अधिक संक्षिप्त बनाकर इसे बेहतर बनाने में मदद करें। फरवरी 2022 जाने कि इस संदेश को कैसे और कब हटाया जाए। सिएटल पीडी जासूस क्वेंटिन कोनर्स और उनके साथी जेसन यॉर्क को जॉन कर्टिस नामक एक कारचोर द्वारा बंधक बनाए गए व्यक्ति की हत्या में फंसाया जाता है। एक साथी पुलिस अधिकारी कैलो द्वारा उनके खिलाफ गवाही दिए जाने के बाद कोनर्स को निलंबित कर दिया जाता है और यॉर्क को नौकरी से निकाल दिया जाता है। वास्तव में यॉर्क ने कर्टिस को गोली मारने की कोशिश की, लेकिन गलती से बंधक की मौत हो गई। कर्टिस ने जवाबी गोली चलाई और कोनर्स ने आत्मरक्षा में उसे मार डाला। कुछ समय बाद लोरेंज और 4 अन्य अपराधी एक बैंक में बंधक बना लेते हैं। लोरेंज की एक ही मांग है, कॉनर्स के साथ बातचीत करना। कॉनर्स को बहाल कर दिया जाता है, लेकिन उसे एक नए साथी, हाल ही में स्नातक हुए शेन डेकर की निगरानी में रखा जाता है। कॉनर्स को बातचीत का नियंत्रण दिया जाता है और एक बैंक टेलर को गोली लगने के बाद वह एक स्वाट इकाई को इमारत की बिजली काटने और अंदर जाने का आदेश देता है। एक विस्फोट के दौरान अपराधी आगामी दहशत और अराजकता के दौरान भाग जाते हैं। डेकर और कॉनर्स एक स्थानीय भोजनालय में एक दूसरे के बारे में अधिक जानते हैं, धीरे धीरे दोस्ती का निर्माण करते हैं, लेकिन डेकर कॉनर्स के काउबॉय पुलिस तरीकों को अस्वीकार करते हैं। डेकर बताते हैं कि बातचीत के दौरान लोरेंज अराजकता सिद्धांत के कई गूढ़ संदर्भ दे रहे थे। जब वे नए सबूतों की जांच करने के लिए निकलते हैं, तो कॉनर्स बिल के अपने हिस्से के लिए मेज पर $10 का नोट रख देता है। डेकर $10 के नोट को अपने $20 से बदल देता है। एक टीवी कैमरे ने अपराधियों में से एक की तस्वीर कैद की, जिसे उसकी प्रेमिका के साथ उसके घर पर गिरफ्तार किया गया, जहां पुलिस द्वारा एकत्र किए गए सबूतों को चिह्नित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली खुशबू वाले बैंक नोट पाए गए। बैंक नोट के सीरियल नंबर उस दिन की डकैती से नहीं आए थे, बल्कि उन्हें पुलिस स्टोरेज में रखा गया था और 2 सप्ताह पहले कैलो द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। उसे उसके घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई, साथ ही उसे डकैती से जोड़ने वाले सबूत भी मिले। बैंक से वीडियो फुटेज की समीक्षा करते समय डेकर ने देखा कि बैंक के एक कोने को जानबूझकर दृष्टि से छिपाया गया है। उस कोने में उन्हें बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक का कंप्यूटर मिला। कीबोर्ड पर फिंगरप्रिंट्स से एक है एकर की पहचान का पता चलता है, जिसे कॉनर्स ने खुद गिरफ्तार किया था, लेकिन पुल पर शूटिंग के बाद उसकी सजा को पलट दिया गया था। उसने बैंक सिस्टम में एक वायरस डाला था जो दुनिया भर में हजारों छोटे लेनदेन में लगभग $1 बिलियन ट्रांसफर कर सकता था। कॉनर्स और डेकर है एकर से पूछताछ करना चाहते हैं, लेकिन उसे लोरेंज द्वारा गोली मार दी जाती है और एक गोलीबारी शुरू होती है, जिसके दौरान लोरेंज भागने में सफल हो जाता है। डेकर ने समाचार फुटेज में पहचाने गए अस्पताल में भर्ती बैंक लुटेरे से पूछताछ की और आखिरकार उसे तब तोड़ दिया जब उसने संदिग्ध व्यक्ति के ड्रिप में धीरे धीरे कुछ इंजेक्ट करते हुए मॉर्फिन की अत्यधिक मात्रा के प्रभाव को सहजता से समझाया। एरान कॉनर्स देखता है और बाद में उसे पाखंडी कहता है। डेकर ने जवाब में बताया कि उसने केवल अधिक खारा घोल इंजेक्ट किया था। संदिग्ध ने खुलासा किया कि लोरेंज स्कॉट कर्टिस है, जो पहले गोली लगने वाले जॉन का भाई है, और कॉनर्स उस पते पर निगरानी रखता है जहां उस रात गिरोह के सभी लोग मिलने वाले हैं। स्कॉट का घर। स्कॉट के पहुंचने से पहले जाने के लिए मजबूर होने पर गोलीबारी में दोनों संदिग्धों की मौत हो जाती है, और जब कॉनर्स अंदर होता है तो एक बम इमारत को उड़ा देता है। डेकर तबाह हो जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि सबूतों के भंडारण से सामग्री का अनुरोध करने वाले कैलो के हस्ताक्षर सबूत हिरासत अधिकारी द्वारा जाली थे, जो बताता है कि स्कॉट वास्तव में यॉर्क है।
फ्लैशबैक में यॉर्क पुल पर खड़ा होता है और पहली गोली चलाता है, जिससे शुरुआती दृश्य में बंधक की मौत हो जाती है। लोरेंज यॉर्क के मोबाइल फोन को ट्रैक करते हुए डेकर एक डिनर में यॉर्क को आश्चर्यचकित करता है और यॉर्क पुल पर गतिरोध को उलटते हुए एक महिला को बंधक बना लेता है। डेकर पीछा करता है और अंततः यॉर्क को मार देता है। जब डेकर डिनर पर अपनी कॉफी का भुगतान करता है तो उसे पता चलता है कि कॉनर्स ने लंच के लिए जिस बैंक नोट का इस्तेमाल किया था वह भी सुगंधित है, जिसका मतलब है कि कॉनर्स पुलिस के सबूतों से पैसे लेने में भी शामिल था। डेकर को कॉनर्स के घर में जेम्स ग्लीक की कैओस मेकिंग ए न्यू साइंस की एक प्रति मिलती है, जिससे पता चलता है कि उसने गणित के बारे में पहले से ही अज्ञानता का नाटक किया था। एक अनुमान पर डेकर ग्लीक के नाम पर बुक की गई एयरलाइन टिकटें देखता है और हवाई अड्डे की ओर भागता है। व्यस्त हवाई अड्डे पर अब भेष बदले हुए कॉनर्स और खोजी डेकर के बीच मोबाइल कॉल के दौरान फ्लैशबैक से पता चलता है कि फिल्म में प्रतीत होने वाली असंबद्ध घटनाएं कैसे एक पैटर्न बनाती हैं, जैसा कि अराजकता सिद्धांत में भविष्यवाणी की गई थी। कॉनर्स ने खुलासा किया कि उसने विस्फोट से पहले यॉर्क के एक गुर्गे की लाश पर अपना बैज रखा था। कॉनर्स और यॉर्क ने अपने अतीत से पूर्व दोषियों के एक समूह की भर्ती की। कैलो को एक गंदा पुलिस अधिकारी होने के लिए फंसाया गया था। कॉनर्स कॉल समाप्त करता है, आराम से एक निजी जेट की ओर चलता है और शैंपेन पीते हुए उड़ान भरता है। ढालना जेसन स्टैथम जासूस क्विंटन कॉनर्स के रूप में, रयान फिलिप जासूस शेन डेकर के रूप में, वेस्ली स्नेप्स लोरेंज बटा जेसन यॉर्क, हेनरी चेरनी कैप्टन मार्टिन जेंकिंस, जस्टिन वाडेल जासूस टेडी कैलोवे के रूप में, निकोलस ली जासूस विंसेंट डुरानो के रूप में, कीगन कॉनर ट्रेसी मार्नी रोलिंस के रूप में, जेसिका स्टीन करेन क्रॉस, जॉन कैसिनी बर्नी कैलो, डेमन जॉनसन ब्रेंडन डैक्स, पॉल पेरी एरी ह्यूम, नतासिया माल्थे जीना लोपेज, टाई ओल्सन डेमन रिचर्ड्स, टेरी चेन क्रिस लेई, माइक डोपुड लैमरगाल्ट, रोब लाबेले बैंक मैनेजर, गार्विन क्रॉस स्वॉट कमांडर, जेंडर हेयरिंगटन के रूप में मीकाशा आर्मस्ट्रांग, किम होवे लिसा रीने के रूप में, गैस्टन हॉवर्ड जॉन कटिस। उत्पादन। यह फिल्म यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सनिर्माण थी। मुख्य फोटोग्राफी सिएटल, वाशिंगटन और वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया में हुई। उद्धरण वांछित साइमन फ्रेजर विश्वविद्यालय और बराड स्ट्रीट ब्रिज सहित स्थानों पर। फिल्म को मूल रूप से फ्रेंचाइजी पिक्चर्स द्वारा निर्मित किया जाना था और इसका वितरण वार्नर ब्रदर्स द्वारा किया जाना था, जिसे अपनी पिछली फिल्म बैटलफील्ड अर्थ की असफलताओं और जर्मन प्रोडक्शन कंपनी इंटरटेनमेंट एजी से निवेश बढ़ाने के लिए फिल्म के बजट को कृत्रिम रूप से बढ़ाने से संबंधित धोखाधड़ी के आरोपों के कारण उत्पादन के आरंभ में गंभीर वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ा था। 4-5 इसके कारण फ्रेंचाइजी की तत्कालीन मूल कंपनी मोबियस इंटरनेशनल ने उत्पादन का कार्यभार संभाल लिया। नए निर्माताओं द्वारा लगाए गए अंतिम समय के बजटीय बाधाओं के कारण कम शूटिंग शेड्यूल 40 दिन से 22 दिन को समायोजित करने के लिए फिल्म की पटकथा को काफी हद तक फिर से लिखा गया था। मुख्य अभिनेता जेसन स्टेथम ने फ्रेंचाइजी के साथ 2 चित्र का सौदा किया था। मुक्त करना। एक समय पर स्क्रीन जेम्स को फिल्म के थिएटर वितरक के रूप में जोड़ा गया था, लेकिन स्टूडियो और निर्माताओं के बीच रिलीज प्रिंट और विज्ञापन के बारे में वित्तीय सौदा नहीं हो सका। आखिरकार लायंसगेट ने फिल्म को अपने हाथ में ले लिया और निर्माताओं के साथ उसी नाटक को दोहराया, जिसके कारण फिल्म की उत्तरी अमेरिकी रिलीज में 3 साल की देरी हुई। उद्धरण की आवश्यकता। स्वागत। मेट्रो सिलिकॉन वैली के माइकल एस गैंट ने लिखा, कथानक संयोगों की एक असंभव श्रृंखला पर निर्भर करता है, लेकिन कुछ अच्छे कारचेज भी हैं। 6 डीवीडी टॉक के इयान ज़ेन ने इसे 2.55 स्टार दिए और लिखा, अराजकता के अंत में एक अच्छा मोड़ है, लेकिन अन्यथा यह खराब एक्शन मूवी क्लिच और खराब लिखित संवादों से भरा हुआ है। 7 डीवीडी टॉक के ही जेफरी कॉफमैन ने इसे 3/5 स्टार दिए और लिखा, अराजकता एक बुरी फिल्म नहीं है, यह बहुत अच्छी भी नहीं है। 8 डीवीडी वर्डिक्ट के टॉम बेकर ने लिखा, अराजकता एक बेहतरीन फिल्म नहीं है, लेकिन यह मनोरंजक है और अपने चलने के समय के अधिकांश समय में आपको भ्रमित रखने में कामयाब होती है। हालांकि फिल्म अंततः अपने आप में बहुत चालाक है,
लेकिन गिग्लियो को इस शैली को स्मार्ट बनाने की कोशिश करने के लिए अंक मिलते हैं। 9 डीवीडी वर्डिक्ट के लिए लिखते हुए डेविड जॉनसन ने कहा, अराजकता पुलिस रहस्य थ्रिलर में क्या संभव है, इसे फिर से परिभाषित नहीं कर सकती है, लेकिन यह शैली के प्रशंसकों या किसी भी सभ्य कथानकमोर भारी एक्शनर के लिए उत्सुक लोगों द्वारा देखने के लिए पर्याप्त संतोषजनक और मनोरंजक है। मैथ्यू रयान फिलिप बटा एफएलपीआई बटा फिल आईपीई, जन्म 10 सितंबर 1974, एक अमेरिकी अभिनेता हैं। सोप ओपेरा वन लाइफ टू लिव 1992 से 1993 में बिली डगलस के रूप में दिखाई देने और क्रिम्सन टाइड 1995 में अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत करने के बाद वे 1990 के दशक के अंत में आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर 1997, चवन 1998, प्लेइंग बाय हार्ट 1998 और क्रूएल इंटेंशन 1999 में प्रमुख भूमिकाओं के साथ प्रमुखता में आए। 2000 के दशक और उसके बाद फिलिप ने द वे ऑफ द गन 2000, एंटी ट्रस्ट 2001, गोस्फोर्ड पार्क 2001, इग्बी गोज डाउन 2002, द आई इनसाइड 2003, क्रैश 2004, फ्लैग्स ऑफ अवर फादर्स 2006, ब्रीच 2007, स्टॉप लॉस 2008, मैकग्रुबर 2010, द बैंग बैंग क्लब 2010 और द लिंकन लॉयर 2011 जैसी फिल्मों में विभिन्न भूमिकाएं निभाईं। फिल्म के बाहर फिलिप यूएसए नेटवर्क के शूटर 2016 से 2018 में बॉब ली स्वैगर की मुख्य भूमिका में दिखाई दिए और मैकग्रुबर 2021 के पीकॉक रूपांतरण में डिक्सन पाइपर के अपने चित्रण को दोहराया। प्रारंभिक जीवन। फिलिप का जन्म न्यू कैसल, डेलावेयर में हुआ था। 2 उनकी मां, सुसान, परिवार के घर में एक डे केयर सेंटर चलाती थीं। उनके पिता, रिचर्ड फिलिप, एक केमिस्ट थे। फिलिप की 3 बहनें हैं, 3 और वह आंशिक रूप से फ्रांसीसी वंश का है। 4 उन्होंने विल्मिंगटन, डेलावेयर में बार्बिजोन से स्नातक किया। 5, 6 फिलिप ने अपनी युवावस्था में ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हासिल की। 7 आजीविका। प्रारंभिक कैरियर 1990 से 1996। फिलिप के अभिनय करियर की शुरुआत न्यू जर्सी के वुरहीस में कैथी पार्कर मैनेजमेंट के साथ अनुबंध करने के बाद हुई। इसके तुरंत बाद उन्होंने एबीसी के डेटाइम ड्रामा वन लाइफ टू लिव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उनका किरदार बिली डगलस, जिसे उन्होंने 1992 से 1993 तक निभाया, एक डेटाइम सोप ओपेरा में पहला समलैंगिक किशोर था। 8 शो छोड़ने के बाद फिलिप लॉस एंजल्स चले गए, जहां वे विभिन्न टेलीविजन सीरीज में कई छोटे छोटे हिस्सों में दिखाई दिए, जिनमें मैटलॉक, ड्यू साउथ, टीवी मिनी सीरीज द सीक्रेट्स ऑफ लेक सक्सेस और फिल्में शामिल हैं, जिनमें 1995 की फिल्म क्रिम्सन टाइड और 1996 की फिल्म व्हाइट स्क्वॉल शामिल है। प्रसिद्धि की ओर बढ़ना 1997 से 2001। उन्हें 1997 की हॉरर फिल्म आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर में कास्ट किया गया था। यह फिल्म सफल रही और इसके कारण फिलिप को व्यापक ख्याति मिली और उन्हें कुछ और हाई प्रोफाइल फिल्मों में कास्ट किया गया, जिनमें 1998 में चवन और प्लेइंग बाय हार्ट शामिल हैं। 1999 में उन्होंने क्रूएल इंटेंशंस में अभिनय किया, जो चोडलोस डे लाक्लोस के उपन्यास लेस लियासंस डेंजरस का आधुनिक पुनर्कथन था, जिसमें फिलिप की भावी पत्नी रीज विदरस्पून भी थी। यह अपने लक्षित किशोर दर्शकों के बीच सफल रही, जिसने फिलिप की सेक्स अपील की आवश्यकता वाले पात्रों को निभाने की क्षमता को पुख्ता किया। फिलिप को मार्सी प्लेग्राउंड के म्यूजिक वीडियो कमिंग अप फ्रॉम बिहाइंड में भी देखा जा सकता है। इसके बाद के वर्षों में वह अपराध ड्रामा द वे ऑफ द गन में दिखाई दिए, थ्रिलर एंटीट्रस्ट में एक प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर इंजीनियर की भूमिका निभाई और रॉबर्ट ऑल्टमैन की गोस्फोर्ड पार्क में सहाभिनय किया, जिसे सर्वश्रेष्ठ चित्र के लिए ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया था। महत्वपूर्ण सफलता और बाद में कार्य 2002 से 2011। फिलिप ने इग्बी गोज डाउन 2002 और क्रैश 2005 फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाईं, जिन्हें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर मिला। उनकी 2003 की फिल्म द आई इनसाइड का प्रीमियर केबल पर हुआ। सूट पहने एक गोरा आदमी कैमरे से दूर देख रहा है। 2010 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फिलिप
2006 में फिलिप ने क्लिंट ईस्टवुड द्वारा निर्देशित और इवो जीमा की लड़ाई में झंडा फहराने वाले संयुक्त राज्य मरीन की यात्रा के बाद युद्ध फिल्म फ्लैग्स ऑफ अवर फादर्स में वास्तविक जीवन के नौसेना कोरमैन जॉन ब्रैडली की भूमिका निभाई। फिलिप ने कहा है कि यह फिल्म उनके लिए व्यक्तिगत अर्थ के कारण उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ अनुभव थी। 9 और उन्होंने कहा कि उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने के लिए अपना जीवन दे दिया होगा, यह देखते हुए कि उनके दोनों दादा युद्ध में लड़े थे। 10 उनके प्रदर्शन को फिल्म समीक्षक रिचर्ड रोपर ने सकारात्मक रूप से प्राप्त किया, जिन्होंने सोचा कि यह फिलिप का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। 11 फिलिप की अगली भूमिका थ्रिलर ब्रीच में थी, जिसमें उन्होंने क्रिस कूपर के विपरीत एफबीआई अन्वेषक एरिक ओनील की भूमिका निभाई। 5 फिंगर्स मोरक्को में सेट एक नाटक, किम्बर्ली पियर्स की इराक युद्ध फिल्म स्टॉप लॉस और भविष्यवादी फ्रैंकलिन। फिलिप के लिए अगली फिल्म मैकग्रुबर में लेफ्टिनेंट डिक्सन पाइपर के रूप में एक दुर्लभ हास्य भूमिका थी, जो कि इसी नाम के सैटरडे नाइट लाइव एसएनएल स्किट पर आधारित फिल्म थी। इसे 21 मई 2010 को यूएस और कनाडा में रिलीज किया गया था। 13-14 फिल्म के प्रचार के हिस्से के रूप में फिलिप ने 17 अप्रैल 2010 को एसएनएल होस्टिंग की शुरुआत की। 15 2 दिन बाद 19 अप्रैल 2010 को फिलिप ने मैकग्रुबर के समर्थन में WWE रॉ की सहमेजबानी भी की। 16 उसी वर्ष फिलिप ने कनाडाई और दक्षिण अफ्रीकी प्रोडक्शन द बैंग क्लब में अभिनय किया, जो बैंग क्लब की वास्तविक जीवन की कहानी बताता है। 4 दक्षिण अफ्रीकी फोटोग्राफर जिनकी छवियों ने रंगभेद के खूनी अंत का दस्तावेजीकरण किया। 17 मार्च 2009 में दक्षिण अफ्रीका में फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। फिलिप ने फिल्मांकन प्रक्रिया को वास्तव में रन एंड गन के रूप में वर्णित किया। वहाँ कोई आराम नहीं था और मैं वास्तव में इसकी सराहना करता हूँ। उन्होंने कहा कि इस अनुभव ने उन्हें प्रभावित किया। उन्होंने बताया कि हम दिन में सोवेटो में शूटिंग कर रहे थे और यह अंतिम संस्कारों का एक अंतहीन जुलूस था। मृत्यु बहुत आम है। बच्चों के पास जीवन की कोई गुणवत्ता नहीं है। इसने मुझे अफ्रीकाधारित चैरिटी में और अधिक शामिल होने के लिए प्रेरित किया है। 7 फिल्म का एक प्रारंभिक कट मई 2009 में कान फिल्म महोत्सव में दिखाया गया था। 18 जिसका अंतिम संस्करण मई 2010 में कान में दिखाया गया था। 19 फिल्म का आधिकारिक रूप से प्रीमियर सितंबर 2010 में 2010 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ था। फिल्म के अमेरिकी अधिकार ट्रिबेका फिल्म द्वारा उठाए गए। 20 जिसने 2011 ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में फिल्म का प्रीमियर किया और 22 अप्रैल 2011 को इसे सीमित रिलीज में खोला। 21 2010 के मध्य में फिलिप ने लोकप्रिय अपराध उपन्यास द लिंकन लॉयर के अनुकूलन का फिल्मांकन शुरू किया, जिसमें उन्होंने लॉस एंजल्स के एक धनी प्लेबॉय लुइस रूलेट की भूमिका निभाई, जिस पर एक ऐसे अपराध का आरोप लगाया गया था जिसके लिए उसकी दोषिता स्पष्ट नहीं है। फिल्म 18 मार्च 2011 को शुरू हुई। 22 और आमतौर पर आलोचकों द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त हुई। मार्च 2011 के अंत तक रॉटन टोमाटोज पर 82% स्कोर किया। 23 फिलिप ने अपना अगला प्रोजेक्ट हीस्ट एक्शन फिल्म सेटअप दिसंबर 2010 में ग्रैंड रैपिड्स, मिशिगन में फिल्माया। 24 फिल्म डेट्रॉयट के युवा पुरुषों के एक समूह पर केंद्रित है, जिनका हीरे की चोरी का प्रयास गड़बड़ा जाता है और उन्हें एक गिरोह के मालिक के साथ संघर्ष में लाता है। 25 फिल्म 20 सितंबर 2011 को सीधे डीवीडी पर रिलीज हुई थी। यह फिल्म, जो अपने कुत्ते के हत्यारे को खोजने निकले एक आदमी की कहानी बताती है, का प्रीमियर 2012 ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। 27-28 इसके बाद फिलिप ने अगस्त 2011 में एक और फिल्म स्ट्रेट ए पर काम शुरू किया। 29 लुइसियाना के श्रेवेपोर्ट में फिल्माई गई इस फिल्म में फिलिप ने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई है जो सालों से रिहैब में आता जाता रहा है और अब अपनी मां के भूत से परेशान है। टेलीविजन पर वापसी और निर्देशन और निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना। 2012 वर्तमान नवंबर 2011 से शुरू होकर फिलिप ने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित टीवी शो डैमेज के 5वें और अंतिम सीजन पर 10 एपिसोड आर्क को फिल्माने में कई महीने बिताए। 31, 32, 33 जूलियन असांजे जैसे किरदार, चैनिंग मैककार्लेन की भूमिका निभाते हुए। 34 वन लाइफ टू लिव में उनके ब्रेकआउट भाग के बाद यह उनकी पहली नियमित टीवी भूमिका थी। 35 यह सीजन जुलाई से सितंबर 2012 तक प्रसारित हुआ। 36, 37
2012 में फिलिप ने अपने निर्देशन की शुरुआत कैच हेल पर ध्यान केंद्रित किया, जो एक इंडी थ्रिलर है जिसमें फिलिप एक लुप्त होती फिल्म अभिनेता की भूमिका निभाते हैं, जिसे लुइसियाना के श्रेवेपोर्ट में एक फिल्म बनाते समय अपहरण और प्रताड़ित होने के बाद रचनात्मक पलायन करना चाहिए। 39-40 फिलिप ने कहा है कि यह फिल्म आंशिक रूप से उनके और उनके दोस्तों के जीवन के अनुभवों 2011 में श्रेवेपोर्ट में स्ट्रेट ए के फिल्मांकन सहित पर आधारित है, लेकिन आंशिक रूप से इसका उद्देश्य मिस्री की तरह एक मज़ेदार डरावनी फिल्म होना है। फिल्मांकन 2012 की चौथी तिमाही में श्रेवेपोर्ट में हुआ था। 41 फिल्म 10 अक्टूबर 2014 को रिलीज हुई थी। 42-43 अक्टूबर 2013 में फिलिप ने प्यूर्टो रिको में एक्शन थ्रिलर रिक्लेम का फिल्मांकन शुरू किया। फिल्म में फिलिप एक अमेरिकी व्यक्ति की भूमिका में है जो हैती से एक अनाथ को गोद लेने के लिए अपनी पत्नी के साथ प्यूर्टो रिको जाता है। एक स्थानीय व्यक्ति के साथ टकराव के बाद बच्चा गायब हो जाता है। 44-45 रिक्लेम 19 सितंबर 2014 को जारी किया गया था। 46 मई 2014 में एबीसी ने सीक्रेट एंड लाइज के लिए पायलट को चुना, जिसे 2014 की शुरुआत में उत्तरी कैरोलिना के चार्लोट में शूट किया गया था। 47-10 एपिसोड की मिस्ट्री सीरीज 1 मार्च 2015 को 2014 से 15 के यूएस टेलीविजन सीजन के दौरान मिड सीजन प्रविष्टि के रूप में शुरू हुई। 48 फिलिप को कई संभावित भविष्य की फिल्म भूमिकाओं से भी जोड़ा गया था, जिसमें क्रॉनिकल भी शामिल थी, एक फिल्म जिसे जे अलाइमो द्वारा निर्देशित किया जाना था, जिसमें उन्हें 2 बचपन के दोस्तों के बारे में कहानी में देखा गया था जो न्यूयॉर्क शहर में सबसे बड़ी मारिजुआना डीलरशिप शुरू करने के लिए फिर से मिलते हैं। 49 फिलिप, ब्रेकिन मेयर, सेठ ग्रीन और डेविड ई सीगल ल्यूसिड फिल्म्स नामक एक प्रोडक्शन कंपनी चलाते हैं। 2010 में फिलिप और मेयर ने शोटाइम के लिए एक शो शुरू किया, कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। 7 कॉमेडी हैवी एंड रोलिंग मैनहट्टन टाउन कार चालक की कहानी बताती है जो पागलपन की ओर बढ़ने के साथ साथ अलग अलग पहचान ग्रहण करता है। 50 फिलिप ने आइसोलेटेड पर कार्यकारी निर्माता और कथावाचक के रूप में भी काम किया, जो एक वृत्तचित्र है जो अछूते तरंगों की तलाश में दूरस्थ न्यू गिनी की यात्रा करने वाले 5 सर्फर्स का अनुसरण करता है। 51-52 वृत्तचित्र का प्रीमियर जनवरी 2013 में 2013 सांता बारबरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ। 53-54 2015 में फिलिप को यूएसए नेटवर्क थ्रिलर ड्रामा सीरीज शूटर में बॉब ली स्वैगर की मुख्य भूमिका में लिया गया था, जिसका प्रीमियर नवंबर 2016 में हुआ था। 55 फरवरी 2020 में फिलिप को एबीसी क्राइम ड्रामा सीरीज बिग स्काई में कोडी होयट की भूमिका में घोषित किया गया था, जिसे डेविड केली ने बनाया था। 56 2021 में फिलिप ने जेम्स नन द्वारा निर्देशित ब्रिटिश एक्शन थ्रिलर फिल्म वन शॉट में अभिनय किया। 57 व्यक्तिगत जीवन 1997 में फिलिप ने अभिनेत्री रीज विदरस्पून से उनके 21वें जन्मदिन की पार्टी में मुलाकात की। 58 अगले वर्ष इस जोड़ी ने क्रूएल इंटेंशंस में एक साथ अभिनय किया। फिलिप और विदरस्पून, जो 6 महीने की गर्भवती थीं, ने 5 जून 1999 को दक्षिण कैरोलिना के चार्ल्सटन के पास ओल्ड वाइड अवेक प्लांटेशन में एक छोटे समारोह में शादी की। 59 उनकी बेटी का जन्म 1999 में हुआ था। 60 59 61 और उनके बेटे का जन्म 2003 में हुआ था। 62 30 अक्टूबर 2006 को फिलिप और विदरस्पून ने एक बयान जारी कर घोषणा की कि वे औपचारिक रूप से अलग हो रहे हैं। 63 विदरस्पून ने 8 नवंबर 2006 को कारण के रूप में सुलह न हो सकने वाले मतभेदों का हवाला देते हुए तलाक के लिए अर्जी दी। 64 दंपति के बीच विवाह पूर्व समझौते की कमी के मद्देनजर उन्होंने न्यायालय से अनुरोध किया कि फिलिप को वैवाहिक सहायता देने से मना कर दिया जाए और दंपति के 2 बच्चों की संयुक्त कानूनी हिरासत और एकमात्र शारीरिक हिरासत मांगी जाए। फिलिप ने 15 मई 2007 को बच्चों की संयुक्त शारीरिक हिरासत के लिए आवेदन किया और किसी भी तरह की वैवाहिक सहायता की मांग नहीं की। 65 न्यायालय के दस्तावेजों के अनुसार दंपति का विवाह आधिकारिक तौर पर 5 अक्टूबर 2007 को समाप्त हो गया और 13 जून 2008 को अंतिम तलाक की व्यवस्था तय हुई। फिलिप और विदरस्पून ने अपने बच्चों की संयुक्त हिरासत साझा की। 66
फिलिप ने मई 2010 में मॉडल और अभिनेत्री एलेक्सिस नैप को डेट करना शुरू किया। 67 उन्होंने उसी साल सितंबर में अपने रिश्ते को समाप्त कर दिया। 68 अपने ब्रेकअप के बाद नैप को पता चला कि वह फिलिप से गर्भवती थी और उसने 2011 में एक बेटी को जन्म दिया। 69 70 फिलिप ने 2011 में लॉ की छात्रा पॉलिना स्लैक्टर को डेट करना शुरू किया। 71 उन्होंने 2015 में सगाई कर ली लेकिन 2016 में अपने रिश्ते को समाप्त कर दिया। 72 मार्च 2017 में स्लैक्टर ने एलएपीडी के साथ उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज की जब फिलिप ने उसे टेक्स्ट संदेशों के माध्यम से परेशान किया। 73 सितंबर 2017 में फिलिप की पूर्व प्रेमिका एल्सी हेविट ने कथित तौर पर उसे मुक्का मारने, लात मारने और सीढ़ियों से नीचे फेंकने के लिए उसके खिलाफ मुकदमा दायर किया। 74 हेविट को लैप्ड द्वारा एक आपातकालीन सुरक्षात्मक आदेश दिया गया था जिसमें कहा गया था कि फिलिप उसके 100 गज 91 मीटर के भीतर नहीं आ सकता है। 75 अक्टूबर 2019 में मामला सुलझा लिया गया। वेस्ले ट्रेंट स्नेप्स जन्म 31 जुलाई 1962 एक अमेरिकी अभिनेता हैं। 30 साल से ज्यादा के फिल्मी करियर में स्नेप्स कई तरह की शैलियों में नजर आए हैं, जैसे कि कई थ्रिलर, नाटकीय फीचर फिल्में और कॉमेडी, हालांकि उन्हें उनकी एक्शन फिल्मों के लिए ज्यादा जाना जाता है। 2 उन्हें द वाटर डांस 1992 में उनके काम के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक पुरुष के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था और फिल्म वन नाइट स्टैंड 1997 में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का वोल्पी कप जीता था। स्निप्स ने कॉमेडी फिल्म मेजर लीग 1989, ड्रामा मो बेटर ब्लूज 1990 और क्राइम ड्रामा किंग ऑफ न्यूयॉर्क 1990 में उल्लेखनीय भूमिकाएं निभाईं, इससे पहले कि वे क्राइम ड्रामा न्यू जैक सिटी 1991 में ड्रग लॉर्ड की भूमिका निभाकर प्रमुखता प्राप्त कर सके। इसके बाद उन्हें ड्रामा फिल्म जंगल फीवर 1991, स्पोर्ट्स कॉमेडी व्हाइट मैन कांट जंप 1992 और एक्शन फिल्म पैसेंजर 57 1992 के लिए अधिक ध्यान मिला। उसके बाद से उन्होंने विभिन्न शैलियों जैसे कॉमेडी फिल्म टू वोंग फू, थैंक्स फॉर एवरीथिंग, जूली न्यूमार 1995, थ्रिलर द फैन 1996 और ड्रामा फिल्म डाउन इन द डेल्टा 1998 में अभिनय किया, लेकिन ज्यादातर उन्होंने खुद को एक एक्शन स्टार के रूप में स्थापित किया। इसके अलावा 1998 में उन्हें सुपरहीरो फिल्म ब्लेड में एरिक ब्रूक्स बटा ब्लेड के रूप में लिया गया, जो इसी नाम के मार्वल कॉमिक्स सुपरहीरो पर आधारित थी, एक भूमिका जिसे उन्होंने ब्लेड 2, 2002, ब्लेड, ट्रिनिटी 2004 और डेडपूल एंड वुल्वरिन 2024 में दोहराया। 2000 के दशक के मध्य से स्निप्स ब्रुकलिन फाइनेस्ट 2009 और द एक्सपेंडेबल्स 3 2014 जैसी फिल्मों के साथ नाटकीय रिलीज में लौटने से पहले डायरेक्ट टू वीडियो फिल्मों में दिखाई दिए। उनके टेलीविजन काम में ड्रामा सीरीज हेल्प 1990, एक्शन थ्रिलर क्राइम ड्रामा सीरीज द प्लेयर 2015 और ड्रामा लिमिटेड सीरीज ट्रू स्टोरी 2021 के साथ साथ रोमांटिक ड्रामा फिल्म डिसअपियरिंग एक्ट्स 2000 के कई एपिसोड शामिल हैं। उन्होंने 1991 में एक प्रोडक्शन कंपनी एमेनरा फिल्म्स और एक सहायक कंपनी ब्लैक डॉट मीडिया का गठन किया ताकि फिल्म और टेलीविजन के लिए परियोजनाएं विकसित की जा सके। 3-4 स्नेप्स 12 साल की उम्र से मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण ले रहे हैं। उन्होंने शोटोकान कराटे में 5वां डैन ब्लैक बेल्ट और हाप्किडो में दूसरा डैन ब्लैक बेल्ट हासिल किया है। 5 उन्हें हॉलीवुड में मार्शल आर्ट को लोकप्रिय बनाने और मार्शल आर्ट को मुख्यधारा के दर्शकों तक पहुंचाने का श्रेय दिया जाता है। साथ ही उन्होंने स्टीरियोटाइप को तोड़ते हुए एक्शन भूमिकाओं में अश्वेत अभिनेताओं का प्रतिनिधित्व करने में योगदान दिया है। 2017 में स्नेप्स ने शहरी फंतासी अलौकिक साहसिक टैलोन ऑफ गॉड के साथ एक उपन्यासकार के रूप में अपनी शुरुआत की। 7-8 प्रारंभिक जीवन। स्नेप्स का जन्म ऑरलैंडो, फ्लोरिडा में हुआ था। वे मैरियन नी लॉन्ग के बेटे थे, जो एक शिक्षक सहायक थे, और वेस्ले रूडोल्फ स्नेप्स एक विमान इंजीनियर थे। 9-10 वे ब्रोंक्स, न्यूयॉर्क में बड़े हुए। उन्होंने फ्योरेलो एच. लागार्डिया हाई स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट्स के हाई स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में भाग लिया, लेकिन स्नातक होने से पहले वे वापस फ्लोरिडा चले गए।
ऑरलैंडो के जोन्स हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद स्नेप्स न्यूयॉर्क लौट आए और परचेज में स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में भाग लिया, जहां से उन्होंने ललित कला में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। स्नेप्स ने कैलिफोर्निया के साउथवेस्टर्न कॉलेज में भी पढ़ाई की। आजीविका अभिनय 2010 में सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में ऑटोग्राफ देते हुए स्नेप्स 23 साल की उम्र में स्नेप्स को एक प्रतियोगिता में प्रदर्शन करते समय एक एजेंट ने खोजा था। उन्होंने 1986 में गोल्डी हॉर्न की फिल्म वाइल्डकैट्स से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। उसी वर्ष बाद में वह टीवी शो मियामी वाइस में स्ट्रीटवाइज एपिसोड में एक ड्रग डीलिंग दलाल के रूप में दिखाई दिए, पहली बार 5 दिसंबर 1986 को प्रसारित। 1987 में वह मार्टिन स्कॉर्सेसे निर्देशित संगीत वीडियो बैड और फीचर फिल्म स्ट्रीट्स ऑफ गोल्ड में माइकल जैक्सन के दुश्मन के रूप में दिखाई दिए। उसी वर्ष स्नेप्स को टीवी श्रृंखला स्टार ट्रेक द नेक्स्ट जनरेशन में जियोडी ला फोर्ज की भूमिका के लिए भी विचार किया गया था, लेकिन अंततः यह भूमिका लेवर बटन को मिल गई। 11 स्नेप्स ने 1985 की कल्ट क्लासिक फिल्म द लास्ट ड्रैगन संगीत वीडियो बैड में स्नेप्स के प्रदर्शन ने निर्देशक स्पाइक ली का ध्यान खींचा। स्नेप्स ने मेजर लीग में विली मेस हेस की बड़ी भूमिका के लिए ली की डू द राइट थिंग में एक छोटी भूमिका ठुकरा दी, जिससे स्नेप्स के लिए बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्मों का सिलसिला शुरू हो गया। बाद में ली ने स्नेप्स को मो बेटर ब्लूज में जैज सैक्सोफोनिस्ट शैडो हेंडरसन के रूप में और अंतर्जातीय रोमांस ड्रामा जंगल फीवर में मुख्य भूमिका के लिए कास्ट किया। जंगल फीवर की सफलता के बाद द वाशिंगटन पोस्ट ने स्नेप्स को सीजन का सबसे प्रसिद्ध नया अभिनेता बताया। 12 इसके बाद उन्होंने किंग ऑफ न्यूयॉर्क में क्रिस्टोफर वॉकेन के साथ थॉमस फ्लैंगन की भूमिका निभाई। उन्होंने न्यू जैक सिटी में ड्रग लॉर्ड नीनो ब्राउन की भूमिका निभाई। स्निप्स ने कई एक्शन फिल्मों में भूमिकाएं निभाई हैं, जिनमें पैसेंजर 57, राइजिंग सन, डिमोलिशन मैन, सिल्वेस्टर स्टेलोन के साथ, ड्रॉप जोन, मनी ट्रेन, द फैन, यूएस मार्शल्स और द आर्ट ऑफ वॉर शामिल हैं। साथ ही कॉमेडी फिल्में जैसे व्हाइट मैन कैनट जंप और टू वोंग फू, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। जूली न्यूमार में उन्होंने ड्रैग क्वीन की भूमिका निभाई। स्निप्स अतिरिक्त ड्रामा में भी दिखाई दिए हैं, जैसे द वाटर डांस और डिसअपियरिंग एक्ट्स। 13 1997 में स्नेप्स ने न्यू लाइन सिनेमा के वन नाइट स्टैंड में अपने प्रदर्शन के लिए 54वें वेनिस फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वोल्पी कप जीता। 1998 में स्नेप्स को ब्लेड के साथ अपनी सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता मिली, जिसमें वे इसी नाम के मार्वल कॉमिक्स चरित्र पर आधारित शीर्षक भूमिका में दिखाई दिए। ब्लेड ने दुनिया भर में $150 मिलियन से अधिक की कमाई की है। फिल्म ने एक फ्रेंचाइजी को जन्म दिया। उन्हें हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक स्टार और अपने अल्मा मेटर सुनी पर्चिस से मानविकी और ललित कला में मानद डॉक्टरेट की उपाधि भी मिली। 14 2004 में स्नेप्स ने तीसरी फिल्म ब्लेड ट्रिनिटी में अपनी भूमिका दोहराई, जिसका उन्होंने निर्माण भी किया था। उन्होंने दावा किया कि स्टूडियो ने उन्हें पूरा वेतन नहीं दिया, उन्हें जानबूझकर कास्टिंग निर्णयों से बाहर रखा गया और उनके चरित्र का स्क्रीन समय सहकलाकार रयान रेनॉल्ड्स और जेसिका बील के पक्ष में कम कर दिया गया। बाद में मुकदमा सुलझा लिया गया, लेकिन कोई विवरण जारी नहीं किया गया। 15 66वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान एथन हॉक के साथ स्निप्स बाद में बुल्गारिया और यूके में फिल्माए गए द कॉन्ट्रैक्टर 2012 में रिलीज हुई गैलोवॉकर्स और गेम ऑफ डेथ में नजर आए। स्निप्स को मूल रूप से स्पाइक ली की 2008 की युद्ध फिल्म मिरेकल एट सेंट अन्ना में 4 मुख्य किरदारों में से एक की भूमिका निभानी थी, लेकिन कर समस्याओं के कारण उन्हें फिल्म छोड़नी पड़ी। उनकी भूमिका अंततः डेरेक ल्यूक को मिल गई। 16-17 2014 में द एक्सपेंडेबल्स 3 के फ्रेंच प्रीमियर में स्नेप्स ने ब्रुकलिन के फाइनेस्ट में कैसानोवा कैश फिलिप्स के रूप में वापसी की, जो एक सहायक चरित्र था। यह 2004 के बाद से उनकी पहली नाटकीय रिलीज फिल्म थी। उन्हें द एक्सपेंडेबल्स में हेल सीजर का हिस्सा भी ठुकराना पड़ा, क्योंकि उन्हें अदालत की मंजूरी के बिना अमेरिका छोड़ने की अनुमति नहीं थी। 18 2014 में वह सीक्वल द एक्सपेंडेबल्स 3 में दिखाई दिए। डोलेमाइट इज माई नेम में ड्यूरविल मार्टिन की भूमिका निभाने वाली उनकी हास्य भूमिका ने उन्हें सकारात्मक समीक्षा और कई पुरस्कार नामांकन दिलाए हैं।
2024 में स्नेप्स ने मार्वल स्टूडियोज की फिल्म डेडपूल एंड वुल्वरिन में 20 साल बाद ब्लेड के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया, जिसने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में चरित्र को एकीकृत किया और उन्हें पूर्व ब्लेड ट्रिनिटी के सहकलाकार रयान रेनॉल्ड्स के साथ फिर से जोड़ा। रेनॉल्ड्स ने स्नेप्स को फिल्म में शामिल होने के बारे में टेक्स्ट किया और उन्हें अपने परिवार से अपनी उपस्थिति को गुप्त रखना पड़ा। फिल्म में उनके आश्चर्यजनक रूप से फिर से दिखने पर दर्शकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। 19 फिल्म की रिलीज के बाद स्नेप्स को लाइव एक्शन मार्वल चरित्र के रूप में सबसे लंबे करियर के लिए 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिले, जिसमें उन्होंने डेडपूल एंड वुल्वरिन के सहकलाकार ह्यूग जैकमैन को वुल्वरिन के रूप में हराया। अन्य उद्यम 1990 के दशक के अंत में स्नेप्स और उनके भाई ने रॉयल गार्ड ऑफ एमेंड्रा नामक एक सुरक्षा फर्म शुरू की, जो वीआईपी को कानून प्रवर्तन और मार्शल आर्ट में प्रशिक्षित अंगरक्षक प्रदान करने के लिए समर्पित थी। एमेंड्रा उनकी फिल्म कंपनी का नाम भी है। 1996 में एमेंड्रा द्वारा निर्मित पहली फिल्म ए ग्रेट एंड माइटी वॉक डॉ जॉन हेनरिक क्लार्क थी। 21 2000 में यूनाइटेड नुवाबियन नेशन ऑफ मूर्स के साथ कथित संबंधों के लिए व्यवसाय की जांच की गई थी। यह सामने आया कि स्नेप्स ने जॉर्जिया के पुटनाम काउंटी में अपने तामारे परिसर के पास 200 एकड़ (0.81 किलोमीटर) जमीन देखी थी, जिसे वह अपनी व्यावसायिक अकादमी के लिए खरीदने और इस्तेमाल करने का इरादा रखता था। स्नेप्स के व्यवसाय और समूहों दोनों ने मिस्र के रूपांकनों को अपने प्रतीकों के रूप में इस्तेमाल किया। 21 अंततः स्नेप्स और उनके भाई ने जमीन नहीं खरीदी, इसके बजाय फ्लोरिडा, एंटीगुआ और अफ्रीका में अपनी कंपनी स्थापित की। 21 2005 में स्नेप्स ने अल्टीमेट फाइटिंग मैच में फियर फैक्टर के होस्ट जो रोगन से लड़ने के लिए बातचीत की, लेकिन सौदा नहीं हो पाया। 22 2010 में स्नेप्स ने एंटोनी फुकुआ के साथ साइंस फिक्शन कॉमिक्स आफ्टर डार्क का सहनिर्माण किया। 23 24 25 2017 में उन्होंने शहरी फंतासी अलौकिक साहसिक टैलोन ऑफ गॉड के साथ एक उपन्यासकार के रूप में अपनी शुरुआत की। 7-8 2022 में वह द एक्साइल्ड के साथ कॉमिक्स में लौट आए। 26 व्यक्तिगत जीवन 2009 में पत्नी निक्की पार्क के साथ स्नेप्स ने 1974 में 12 साल की उम्र में मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग शुरू की थी। उनके पास शोटोकन कराटे में 5वीं डिग्री ब्लैक बेल्ट और हाप्किडो में 2वीं डिग्री ब्लैक बेल्ट है। उन्होंने मेस्ट्रे जेलन वियरा के तहत कैपोएरा 5 और यूएसए शाओलिन मंदिर में कुंग फू 27, ब्राजीलियाई जिउ-जित्सु 5 और किकबॉक्सिंग सहित कई अन्य विषयों में भी प्रशिक्षण लिया है। 28 न्यूयॉर्क में अपने समय के दौरान स्नेप्स को उनके दोस्त और संरक्षक ब्रुक एलिस ने लड़ाई में प्रशिक्षित किया था। 29 स्नेप्स को काली में भी प्रशिक्षित किया गया है। 30 स्नेप्स की 2 बार शादी हो चुकी है। 1 अप्रैल स्नेप्स ट्रेवर अल्फ्रेड चार्ल्स जोन्स, जन्म 23 मार्च 1949, एक दक्षिण अफ्रीकी फिल्म और टेलीविजन संगीतकार हैं, जिन्होंने मुख्य रूप से यूनाइटेड किंगडम में काम किया है। 1-2 उन्हें 1980 और 1990 के दशक के दौरान उनके स्कोरिंग कार्य के लिए जाना जाता है, जहां उन्होंने एक्सकैलिबर, रनअवे ट्रेन, द डार्क क्रिस्टल, लेबिरिंथ, मिसिसिपी बर्निंग, द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स और इन द नेम ऑफ द फादर सहित कई प्रशंसित फिल्मों पर काम किया। जोन्स ने जॉन बोरमन, आंद्रेई कोंचलोव्स्की, जिम हेंसन, एलन पार्कर, जिम शेरिडन, बारबेट श्रोएडर और माइकल मान जैसे फिल्म निर्माताओं के साथ सहयोग किया है। 3 जोन्स को 3 बार सर्वश्रेष्ठ फिल्म संगीत के लिए बाफ्टा पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया है, मिसिसिपी बर्निंग, द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स और ब्रास्ट ऑफ के लिए। उन्हें 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों के लिए भी नामांकित किया गया है, सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर और सर्वश्रेष्ठ मूल गीत, और मिनी सीरीज मलिन के लिए सीमित श्रृंखला, मूवी या स्पेशल के लिए उत्कृष्ट संगीत रचना के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार। जोन्स 2006 से ब्रिटेन में रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के फेलो रहे हैं। 4 1999 में वह राष्ट्रीय फिल्म और टेलीविजन स्कूल के संगीत विभाग के पहले अध्यक्ष बने। 5 प्रारंभिक जीवन और शिक्षा जोन्स का जन्म 1949 में केप टाउन में हुआ था, जो केप कलर्ड परिवार में पैदा हुए 3 भाई बहनों में से एक थे। 6-7 समूह क्षेत्र अधिनियम के पारित होने के बाद उनके परिवार को जिला 6 में स्थानांतरित कर दिया गया था। 7
जोन्स का परिवार पुरानी गरीबी और मादक द्रव्यों के सेवन से पीड़ित था और उनकी मां अपने परिवार के लिए एकमात्र कमाने वाली थी। 6 साल की उम्र में ही जोन्स ने फिल्म संगीतकार बनने का फैसला कर लिया था। 10 साल की उम्र में उन्हें नगरपालिका छात्रवृत्ति पर दक्षिण अफ्रीकी संगीत महाविद्यालय में स्वीकार कर लिया गया। 1967 में उन्होंने छात्रवृत्ति के साथ लंदन में रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में भाग लिया और उसके बाद रेडियो और टेलीविजन संगीत की समीक्षाओं पर बीबीसी के लिए 5 साल तक काम किया। 1974 में जोन्स ने यॉर्क विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने फिल्म और मीडिया संगीत में मास्टर डिग्री हासिल की। नेशनल फिल्म एंड टेलीविजन स्कूल में जोन्स ने सामान्य फिल्म निर्माण और फिल्म और ध्वनि तकनीकों पर 3 साल तक अध्ययन किया। इस दौरान उन्होंने 22 छात्र परियोजनाओं के लिए संगीत लिखा। इनमें से एक फिल्म 1981 की द डॉलर बॉटम थी, जिसने सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार जीता। आजीविका। जोन्स को जल्द ही जॉन बोरमन के ध्यान में लाया गया, जो अपने आर्थरियन महाकाव्य एक्सकैलिबर 1981 के निर्माण के बीच में थे। हालांकि रिचर्ड वैगन और कार्ल ऑर्फ द्वारा शास्त्रीय संगीत के साथ ज्यादातर ट्रैक किए गए थे, लेकिन बोरमन को कुछ दृश्यों के लिए मूल नाटकीय संकेतों, साथ ही साथ पीरियड म्यूजिक की भी जरूरत थी। एक्सकैलिबर के मामूली बजट को देखते हुए एक नाम संगीतकार का सवाल ही नहीं उठता था, इसलिए बोरमन ने उभरते हुए युवा जोन्स को काम पर रखा। एक्सकैलिबर ने जोन्स को जिम हेंसन के ध्यान में लाया, जो द डार्क क्रिस्टल 1982 बना रहे थे और एक ऐसे संगीतकार की तलाश कर रहे थे जो युवा हो और हेंसन की पसंद के अनुसार प्रयोगात्मक, मुक्तफने तरीके से काम करने के लिए उत्सुक हो। परिणामी स्कोर एक विस्तृत, बहुआयामी काम है, जिसमें लंदन सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा की विशेषता है, जिसे फेयरलाइट और सिंक्लेवियर सिंथेसाइजर के आविष्कारशील उपयोग के साथ साथ क्रुमहॉर्न, रिकॉर्डर और असामान्य डबल फ्लैजियोलेट जैसे पीरियड इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा बढ़ाया गया है, जो जोन्स को एक म्यूजिक स्टोर में संयोग से मिला था। जोन्स ने एक्सकैलिबर के बाद हॉरर फिल्म द अपॉइंटमेंट 1981 और द सेंडर 1982 और समुद्री लुटेरों की एडवेंचर फिल्म सैवेज आइलैंड्स 1983 के लिए स्कोर बनाए। 1985 में जोन्स ने प्रशंसित टेलीविजन प्रोडक्शन द लास्ट प्लेस ऑन अर्थ के लिए अपने सबसे बेहतरीन स्कोर में से एक बनाया। जोन्स ने 1986 की फंतासी संगीत में लेबिरिंथ के लिए हेंसन के साथ फिर से काम किया। डेविड बॉवी ने इस फिल्म के लिए गायन ट्रैक लिखे और प्रस्तुत किए, जिसमें हिट अंडरग्राउंड भी शामिल था, जबकि जोन्स ने नाटकीय संगीत प्रदान किया। यह सोचते हुए कि द डार्क क्रिस्टल के लिए उनके जटिल सिम्फोनिक स्कोर को बहुत कम ध्यान मिला, जोन्स ने नाटकीय स्कोरिंग के लिए अपने पूरे दृष्टिकोण पर फिर से विचार करना शुरू कर दिया। 80 के दशक के मध्य में जोन्स का काम अधिक इलेक्ट्रॉनिक आधारित हो गया, साथ ही फिल्म संगीतकार मॉरिस जारे की तरह मूड बढ़ाने वाले सिंथ कॉर्ड और मिनिमलिस्ट पैटर्न के पक्ष में पहचान योग्य थीम को त्याग दिया। जबकि उन्होंने 1988 में डोमिनिक और यूजीन, जिसमें शास्त्रीय गिटारवादक जॉन विलियम्स शामिल थे, के लिए एक उदास चैम्बर ऑर्केस्ट्रा स्कोर लिखा था। एंजेल हार्ट 1987, मिसिसिपी बर्निंग 1988 और सी ऑफ लव 1989 जैसे स्कोर इस अवधि के दौरान जोन्स के आउटपुट के अधिक विशिष्ट हैं। जोन्स की बड़े ऑर्केस्ट्रा स्कोरिंग में वापसी 1990 के दशक के एराक्नोफोबिया के साथ हुई और उन्होंने 1992 में ब्लेम इट ऑन द बेलबॉय के लिए एक हल्का फुल्का जॉर्जेस डेलेरू स्वाद वाला स्कोर प्रदान किया। जोन्स को सबसे ज्यादा सफलता 1992 में द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स के लिए उनके स्कोर से मिली और उनका ऊंचा, भावुक संगीत उन कठिनाइयों को जुटलाता है जो इसके निर्माण में आई थी। निर्देशक माइकल मान ने शुरू में जोन्स से फिल्म के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक स्कोर प्रदान करने के लिए कहा था, लेकिन बाद में यह निर्णय लिया गया कि इस ऐतिहासिक महाकाव्य के लिए ऑर्केस्ट्रा स्कोर अधिक उपयुक्त होगा। जोन्स ने सीमित समय में ऑर्केस्ट्रा के लिए स्कोर को फिर से तैयार करने की जल्दी की, जबकि फिल्म की लगातार रीक्टिंग का मतलब था कि नए समय के साथ बनाए रखने के लिए संगीत संकेतों को कभी कभी कई बार फिर से लिखना पड़ता था। अंत में रिलीज की तारीख नजदीक आने के साथ संगीतकार रैंडी एडेलमैन को कुछ छोटे दृश्यों को स्कोर करने के लिए बुलाया गया, जिसे करने के लिए जोन्स के पास समय नहीं था। जोन्स और एडेलमैन को फिल्म में सहक्रेडिट मिला। जोन्स 1990 के दशक में टेलीविजन में सक्रिय हो गए। उन्होंने कई हॉलमार्क प्रस्तुतियों के लिए ऑर्केस्ट्रा स्कोर बनाए, जिनमें गुलिवर्स ट्रेवल्स, मर्लिन और क्लियोपेट्रा शामिल हैं। उन्होंने रिचर्ड III 1995 के लिए एक मजेदार,
जैजी 1930 के दशक की शैली का स्कोर भी प्रदान किया, जिसमें क्रिस्टोफर मार्लो के द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव की स्विंग बैंड सेटिंग शामिल है। 1997 में जोन्स ने पहली बार रिडले स्कॉट के साथ काम किया, जिसमें जीआई जेन 1997 के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक ऑर्केस्ट्रा रॉकफ्लेवर्ड साउंड ट्रैक प्रदान किया गया। व्यक्तिगत जीवन। उनकी शादी विक्टोरिया सील से हुई है और उनके 4 बच्चे हैं। उनके दक्षिण अफ्रीकी चाचा अभिनेता नॉर्मन फ्लोरेंस ने अपनी चाची रोडा फ्लोरेंस और अपने चचेरे भाई पीटर फ्लोरेंस के साथ मिलकर 1988 में हे फेस्टिवल की स्थापना की, जिसमें जोन्स ने अपनी स्थापना के बाद से लगभग हर साल भाग लिया है। कैपिटल फिल्म्स एक ब्रिटिश फिल्म निर्माण और वितरण कंपनी संख्या 02392790 थी, जिसे 6 जून 1989 को शामिल किया गया और 7 मई 2013 को भंग कर दिया गया। जनवरी 2006 में इसे अमेरिकी मोबियस पिक्चर्स को बेच दिया गया, जिसके मालिक उद्यमी और फिल्म निर्माता डेविड बर्गस्टीन थे, जिन्होंने इसे अपने पेगासस स्टूडियो के केंद्र में रखा। 2010 की शुरुआत में ब्रिटिश कंपनी के निदेशक के रूप में डेविड बर्गस्टीन की नियुक्ति समाप्त कर दी गई और कंपनी को रिसीवरशिप में रखा गया। 2 अक्टूबर 2010 में कंपनी की अमेरिकी शाखा को दिवालियापन के लिए मजबूर किया गया। 3 और जनवरी 2012 में लेनदारों के एक समूह ने लॉस एंजल्स में एक संघीय दिवालियापन अदालत में डेविड बर्गस्टीन द्वारा नियंत्रित 5 कंपनियों को लेने और उन्हें समाप्त करने का प्रस्ताव दायर किया। उनमें कैपिटल फिल्म्स भी शामिल थी। 4 कैपिटल फिल्म्स लगभग 50 फिल्मों के निर्माण में शामिल थी, जिनमें रेडियो इनसाइड 1994, ए गुड मैन इन अफ्रीका 1994, डेथ एंड द मेडेन 1994, वाइल्ड 1997, डांसिंग एट लुग्नासा 1998, गोस्फोर्ड पार्क 2001, एल्विस है लेफ्ट द बिल्डिंग 2004 और लकी नंबर 11 2006 शामिल हैं। 6 जुलाई 2007 को लायंसगेट ने स्वतंत्र फिल्म वितरण कंपनी रोडसाइड अट्रैक्शन में आंशिक हिस्सेदारी खरीदी। 23 लायंसगेट ने जून 2007 तक लायंसगेट म्यूजिक की शुरुआत की। 10 सितंबर 2007 को लायंसगेट ने $56.3 मिलियन में मैंडेट पिक्चर्स को खरीदा, $44.3 मिलियन नकद और $12 मिलियन स्टॉक में, और मैंडेट के $6.6 मिलियन ऋण को अपने ऊपर ले लिया। मैंडेट के मुख्य कार्यकारी जो ड्रेक अपनी फिल्म इकाई के सहमुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में कंपनी में वापस आ गए। 25 जुलाई 2008 तक लायंसगेट ने रियो रैंचो में अपना नया फिल्म स्टूडियो बनाने या न्यू मैक्सिको के साथ अपने समझौते के अनुसार स्टूडियो चलाने के लिए निगम की स्थापना पर कोई प्रगति नहीं की है। 26 नवंबर में लायंसगेट म्यूजिक ने संगीत प्रकाशन कंपनी विंडअप रिकॉर्ड्स के साथ एक संयुक्त उद्यम स्थापित किया। 27 जनवरी 2009 में लायंसगेट ने रोवी से टीवी गाइड नेटवर्क और tvguide.com को $255 मिलियन नकद में खरीदा। 28 मई 2009 में लायंसगेट ने शेयरधारक कार्ल इकान के दबाव में टीवी गाइड नेटवर्क और वेबसाइट में 49% हिस्सेदारी वन इक्विटी पार्टनर्स को बेच दी। 29 फरवरी 2009 में लायंसगेट ने प्रतिवर्ष अपनी फिल्मों की संख्या में 4 की कटौती की। अप्रैल में रिलेटिविटी मीडिया ने लायंसगेट के साथ प्रतिवर्ष 5 पिक्चर के बहुवर्षीय फिल्म वितरण के लिए हस्ताक्षर किए। 30 अगस्त में लायंसगेट ने रेडबॉक्स के साथ $158 मिलियन के 5 साल के उसी दिन रिलीज सौदे के लिए हस्ताक्षर किए। 31 लायंसगेट एमजीएम और पैरामाउंट पिक्चर्स बटा वायकॉम के साथ एपिक्स का समालिक भी था, जो एक पे टीवी मूवी चैनल था जिसकी शुरुआत 30 अक्टूबर को हुई थी। 32-33 2010 के दशक 13 सितंबर 2010 को लायंसगेट और टेलीविसा ने एक संयुक्त उद्यम पेंटेलियन फिल्म्स का गठन किया, जो अगले 5 वर्षों तक यूएस लैटिन अमेरिकी बाजार के लिए लक्षित प्रति वर्ष 8 से 10 फिल्मों का निर्माण करेगा। 9 लायंसगेट ने सितंबर 2011 में अपनी कनाडाई वितरण इकाई मेपल पिक्चर्स को एलायंस फिल्म्स को बेच दिया। 34 लायंसगेट ने 13 जनवरी 2012 को घोषणा की कि उसने ट्वाइलाइट सागा फिल्मों के निर्माता और वितरक समिट एंटरटेनमेंट को $412.5 मिलियन में अधिग्रहित कर लिया है। 35 दोनों कंपनियों ने 2008 से विलय की योजना बनाई है। 36 6 अक्टूबर 2012 को लायंसगेट एंटरटेनमेंट ने घोषणा की कि ब्रायन गोल्डस्मिथ कंपनी के सह सीईओ बन गए हैं और सह सीईओ स्टीव बीक्स उनके साथ शामिल होंगे।
18 नवंबर 2012 को लायंसगेट ने घोषणा की कि उसने द हंगर गेम्स और द ट्वाइलाइट सागा ब्रेकिंग डॉन भाग 2 की सफलता के साथ पहली बार $1 बिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है। 23 दिसंबर 2013 को लायंसगेट ने घोषणा की कि उन्होंने द हंगर गेम्स, कैचिंग फायर, नाउ यू सी मी, इंस्ट्रक्शंस नॉट इंक्लूडेड और केविन हार्ट लेट मी एक्सप्लेन की सफलता के साथ लगातार दूसरे वर्ष घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $1 बिलियन से अधिक की कमाई की है। 14 अप्रैल 2014 को कॉमकास्ट ने लायंसगेट और सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट से फेयरनेट में शेष हिस्सेदारी हासिल कर ली। 21 अप्रैल 2014 को लायंसगेट ने घोषणा की कि वे अपने मूवी मार्केटिंग ऑपरेशन का विलय करेंगे। 42 कुछ दिनों बाद 30 अप्रैल को लायंसगेट ने घोषणा की कि स्टूडियो गेमिंग डेवलपमेंट में विस्तार करेगा। 43 2015 में लायंसगेट ने सीबीएस कॉरपोरेशन के फिल्म प्रभाग सीबीएस फिल्म्स के वितरण कार्यों को अपने हाथ में ले लिया। 44 11 फरवरी 2015 को जॉन सी मालोन ने कंपनी के निदेशक मंडल में शामिल होने के दौरान लायंसगेट के 3.4% शेयरों के लिए स्टारज इंक में 14.5% वोटिंग पावर के साथ 4.5% हिस्सेदारी का आदान प्रदान किया। 45 14 दिन बाद स्टारज के सीईओ क्रिस अल्ब्रेक्ट ने लायंसगेट के साथ संभावित विलय का संकेत दिया। 47 डेडलाइन के अनुसार 1 अप्रैल 2015 को लायंसगेट ने घोषणा की कि उसने अपना नया लेबल लायंसगेट प्रीमियर बनाया है। यह नया लेबल थिएटर और डिजिटल आउटलेट पर युवा दर्शकों को लक्षित करते हुए 1 वर्ष में 15 रिलीज तक संभालेगा। नया लेबल कंपनी के विविधीकरण प्रयास का हिस्सा है, जिसमें लायंसगेट और समिट एंटरटेनमेंट शीर्षक स्टेप अप फिल्म श्रृंखला और रेड फिल्म श्रृंखला सहित शामिल होंगे और फिर ब्रांडेड सामग्री और लक्षित विपणन के साथ आत्मीयता वाले दर्शकों तक पहुंचने के लिए अभिनव मल्टीप्लेटफॉर्म और अन्य रिलीज रणनीतियों में विशेषज्ञता हासिल करेंगे। मार्केटिंग और रिसर्च एसवीपी जीन मैकडॉवेल मार्केटिंग संभालेंगे, जबकि वितरण का काम एडम सोरेनसन द्वारा चलाया जाएगा, जो वर्तमान में वेस्टर्न सेल्स का प्रबंधन करते हैं। 10 नवंबर 2015 को मेलोन की 2 अन्य कंपनियों लिबर्टी ग्लोबल और डिस्कवरी इंक अब वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी ने लायंसगेट में 195 मिलियन का संयुक्त निवेश किया और कंपनी में 3.4% हिस्सेदारी हासिल की। 49 50 51 52 53 फिर 30 जून 2016 को लायंसगेट ने स्टारज इंक को $4.4 बिलियन नकद और स्टॉक में अधिग्रहण करने पर सहमति व्यक्त की। 54 दिसंबर 2016 तक यह स्टारज इंक की मूल कंपनी बन गई। 12 नवंबर 2015 को लायंसगेट ने अर्मेनियाई अमेरिकी टेलीविजन निर्माता क्रेग पिलिगियन के साथ साझेदारी की, जब स्टूडियो ने उनकी पिलग्रिम स्टूडियो कंपनी का 50% से अधिक हिस्सा $200 मिलियन मूल्य पर खरीदा। पिलिगियन ने कंपनी के सीईओ के रूप में अपना पद बरकरार रखा, जबकि पिलग्रिम पिलिगियन के तहत स्वतंत्र रूप से काम करना जारी रखेगा। 56 57 58 इस सौदे ने लायंसगेट को एक प्रमुख अनस्क्रिप्टेड खिलाड़ी बना दिया। 13 जुलाई 2016 को लायंसगेट ने ब्रिटिश अनस्क्रिप्टेड टेलीविजन प्रोडक्शन स्टार्टअप कंपनी प्राइमल मीडिया में अल्पमत हिस्सेदारी हासिल कर ली। इसे मैट स्टीनर और एडम वुड ने लॉन्च किया था, जिन्होंने मूल रूप से गॉगलबॉक्स एंटरटेनमेंट लॉन्च किया था, जिसे सोनी पिक्चर्स टेलीविजन ने अधिग्रहित कर लिया था। 59 AT&T के पास लायंसगेट में लगभग 2% हिस्सेदारी भी है। 60 15 दिसंबर 2017 को साप्ताहिक अमेरिकी वित्तीय समाचार पत्र बैरोन ने खुलासा किया कि मालोन 4 से 13 दिसंबर तक लायंसगेट में लगभग 1,08,000 वर्ग बी शेयर $3.2 मिलियन या $29.63 प्रति शेयर के हिसाब से बेच रहे थे। मालोन के पास अब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 6 मिलियन गैरवोटिंग वर्ग बी शेयर हैं, साथ ही लाभकारी रूप से लगभग 6 मिलियन वर्ग ए शेयर हैं, जिनमें प्रत्येक में 1 वोट होता है। 61 वीनस्टीन प्रभाव के बाद लायंसगेट को वीनस्टीन कंपनी का अधिग्रहण करने में रुचि रखने वाले 22 संभावित खरीदारों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। 62 63 2018 में लायंसगेट की नई लॉन्च की गई डिजिटल सामग्री इकाई स्टूडियो एल ने अपनी पहली स्लेट की घोषणा की। 64 अक्टूबर 2018 में
एगापी कपूरानिस ने पीटर इकोनो को अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन और डिजिटल वितरण के अध्यक्ष के रूप में प्रतिस्थापित किया। 65-2018-2023 अधिग्रहण लक्ष्य। जनवरी 2018 में यह बताया गया कि लायंसगेट संभावित अधिग्रहण के लिए बोली युद्ध के अधीन था, जिसमें कॉमकास्ट और सोनी पिक्चर्स ने प्रस्ताव दिए थे। 66, 67, 68 उस समय लायंसगेट के उपाध्यक्ष माइकल बर्न्स ने सीएनबीसी के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि लायंसगेट मुख्य रूप से सीबीएस और वायाकॉम के साथ विलय करने में रुचि रखता था। 68 वायाकॉम और लायंसगेट दोनों ही द वीनस्टीन कंपनी का अधिग्रहण करने में रुचि रख। लायंसगेट यहाँ पुनर्निर्देशित करते हैं। जेरूसलम के क्षेत्र के लिए लायंसगेट देखें। 2024 में अलग किए गए स्टारस के फिल्म और टीवी संचालन के लिए लायंसगेट स्टूडियो देखें। फिल्म स्टूडियो के लिए लायंसगेट फिल्म्स देखें। अन्य उपयोगों के लिए लायंसगेट बहुविकल्पी देखें। स्टार्स एंटरटेनमेंट कॉर्प। स्टार्स एंटरटेनमेंट का मुख्यालय 1647 स्टीवर्ट स्ट्रीट, सांता मोनिका, कैलिफोर्निया में है। व्यापारिक नाम स्टार्स एंटरटेनमेंट। पूर्व लायंसगेट एंटरटेनमेंट कॉरपोरेशन 1997 से 2024। कंपनी प्रकार जनता के रूप में कारोबार किया। NYSE LGF. मतदान। NYSE LGF.B गैर मतदान। रसेल 1000 घटक LGF.A LGF.B। उद्योग मनोरंजन। स्थापित 10 जुलाई 1997, 27 साल पहले वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा में। संस्थापक फ्रैंक ग्यूस्ट्रा। उत्तराधिकारी लायंसगेट स्टूडियो, फिल्म और टीवी व्यवसाय। मुख्यालय 1647 स्टीवर्ट स्ट्रीट, सांता मोनिका, कैलिफोर्निया। धम सेवाकृत क्षेत्र दुनिया भर में। प्रमुख लोगों: मार्क राचेस्की, अध्यक्ष; जॉन फेल्थाइमर, CEO; माइकल बर्न्स, उपाध्यक्ष। सेवाएं: प्रचलित वीडियो प्रसारण, प्रोग्रामिंग, डिजिटल वितरण। आय बढ़ोतरी 4.017 बिलियन अमेरिकी डॉलर 2024। परिचालन आय नकारात्मक वृद्धि US 939 मिलियन 2024। शुद्ध आय नकारात्मक वृद्धि US 1.12 बिलियन 2024। कुल संपत्ति घटाना 7.093 बिलियन अमेरिकी डॉलर 2024। कुल इक्विटी घटाना US 311 मिलियन 2024। कर्मचारियों की संख्या 1717 2024। प्रभागों: लायंसगेट इंटरैक्टिव, लायंसगेट म्यूजिक। सहायक: लायंसगेट स्टूडियो 87.2%। स्टार्स इंक। वेबसाइट starz.com। फुटनोट्स बटा संदर्भ। 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अनुसार वित्तीय संदर्भ 1-2। स्टारज एंटरटेनमेंट कॉर्प, जिसे पहले लायंसगेट एंटरटेनमेंट कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता था और जो स्टारज एंटरटेनमेंट के नाम से कारोबार करता है, एक कनाडाई अमेरिकी मनोरंजन कंपनी है जिसका मुख्यालय वर्तमान में सांता मोनिका, कैलिफोर्निया में है। इसकी स्थापना 10 जुलाई 1997 को फ्रैंक ग्यूस्ट्रा ने की थी और वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया में स्थित है और वहीं निगमित है। 2024 से पहले तत्कालीन नाम लायंसगेट के पास अपनी छत्रछाया में फिल्म और टीवी स्टूडियो का स्वामित्व था। तब से उन्हें लायंसगेट स्टूडियो में विभाजित कर दिया गया है, जिसमें स्टारस की 87% हिस्सेदारी है। इतिहास। गठन। लायंसगेट के रूप में पूर्व लोगो अभी भी लायंसगेट स्टूडियो द्वारा उपयोग किया जाता है। लायंसगेट का गठन 1997 में फ्रैंक ग्यूस्ट्रा ने किया था, जिनके $16 मिलियन के निवेश को केयूर पटेल और यॉर्कटन सिक्योरिटीज के जी. स्कॉट पैटरसन जैसे अधिकारियों सहित निवेशकों से $40 मिलियन से बढ़ाया गया था। 3. ग्यूस्ट्रा हाल ही में यॉर्कटन, एक निवेश बैंक से CEO के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे और पैटरसन तब अध्यक्ष थे। इसके बाद ग्यूस्ट्रा ने कंपनी को सार्वजनिक करने के लिए टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज सूचीबद्ध बेरिंगर गोल्ड कॉर्प 1986 में स्थापित के साथ लायंसगेट का विलय कर दिया। बेरिंगर की खनन संपत्ति जल्द ही बेच दी गई। 4, 5, 6 इसके बाद लायंसगेट ने फिल्म उद्योग में प्रवेश करने के लिए अधिग्रहणों की एक श्रृंखला शुरू की। कंपनी ने कई छोटी उत्पादन सुविधाएं और वितरक खरीदे, जिनमें मॉन्ट्रियल स्थित सिनेपिक्स फिल्म प्रॉपर्टीज, जो वर्तमान में लायंसगेट फिल्म्स बन गई,
और वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया में नॉर्थ शोर स्टूडियोज, जो 2006 में अधिग्रहण होने तक लायंस गेट स्टूडियोज के रूप में जाना जाता था, शामिल हैं। लायंस गेट ने पीटर गुबर से 4% लायंस गेट हिस्सेदारी के लिए मांडले टेलीविजन का अधिग्रहण किया। प्रारंभिक इतिहास 1998 में लायंस गेट ने गुबर को मांडले पिक्चर्स बनाने में मदद की, जिसमें मांडले में 45% निवेश किया गया। इसके बाद लायंस गेट ने जून में इंटरनेशनल मूवी ग्रुप इंक (IMG) को खरीद लिया, जो एक दिवालिया फिल्म वितरक है, जिसमें पहले गुबर और यॉर्कटाउन सिक्योरिटीज ने अपनी फिल्म लाइब्रेरी के लिए निवेश किया था। IMG के CEO पीटर स्ट्रॉस लायंस गेट एंटरटेनमेंट इंक (LG) के अध्यक्ष बन गए, जो लायंस गेट के अमेरिकी हितों के लिए अमेरिकी मूल कंपनी है। 5. लायंस गेट मीडिया की सहायक कंपनी भी टेलीविजन के लिए उत्पादन करने के लिए बनाई गई थी। 5. अपने संचालन के पहले वर्ष को पूरा करते हुए लायंस गेट को $3,97,000 के नुकसान के साथ $42.2 मिलियन का राजस्व प्राप्त हुआ। कंपनी के शेयर की कीमत $1.40 के निचले स्तर पर गिर गई। इसने स्टॉक स्वैप के माध्यम से अधिग्रहण करने की निगम की क्षमता को सीमित कर दिया। इसके बजाय लायंस गेट ने 3 परिवर्तनीय वचन पत्र जारी करके $2.75 मिलियन में एक रियलिटी आधारित टेलीविजन प्रोडक्शन कंपनी टर्माइट आर्ट प्रोडक्शंस का अपना अगला अधिग्रहण किया। ग्यूस्ट्रा ने शेयरधारकों से टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी की सार्वजनिक लिस्टिंग को अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में स्थानांतरित करने के लिए वोट करवाया, साथ ही 2 के लिए एक स्टॉक समेकन के लिए अर्हता प्राप्त की, ताकि अधिक जोखिम हो जो शेयर मूल्य को बढ़ा सके। 5. जनवरी 1999 में रोमन डोरोनियुक को लायंस गेट का अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी नामित किया गया, जिसके कारण अप्रैल में कॉरपोरेशन के वित्तीय संचालन को डोरोनियुक के टोरंटो, ओंटारियो स्थित कार्यालयों में स्थानांतरित कर दिया गया, जबकि कॉरपोरेट मुख्यालय वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया में बना रहा। लायंस गेट ने अमेरिका स्थित एवलांच फिल्म्स का निर्माण किया और स्टर्लिंग होम एंटरटेनमेंट का आधा हिस्सा हासिल कर लिया, दोनों ही वीडियो बिक्री में। फिर से लायंस गेट ने अपने दूसरे वर्ष में $9.3 मिलियन का घाटा दर्ज किया, जबकि राजस्व $78.3 मिलियन था, जिसमें से अधिकांश घाटा मांडले पिक्चर्स में अपनी हिस्सेदारी से हुआ था। इस प्रकार गर्मियों में लायंस गेट ने अपने स्टूडियो को बिक्री के लिए रखा, लेकिन कोई खरीदार नहीं था। टीवी संचालन को जोखिम भरे नेटवर्क शो की जगह गैर नेटवर्क घंटे भर की सीरीज में बदल दिया। 2000 का विस्तार जनवरी 2000 में अतिरिक्त अधिग्रहण निधि एक निवेशक समूह से $33.1 मिलियन के निवेश के रूप में आई, जिसमें पॉल एलन, सोनी पिक्चर्स के पूर्व कार्यकारी जॉन फेल्टहाइमर, जर्मन प्रसारण कंपनी टेलीमुंचेन और SBS ब्रॉडकास्टिंग ए शामिल थे। इसके कारण फेल्टहाइमर ने ग्यूस्ट्रा से CEO का पदभार संभाला और इस तरह से डोरोनिक को कंपनी से बाहर कर दिया गया। फेल्टहाइमर ने एवलांच में कई $1 मिलियन की फिल्मों सहित फिल्म निर्माण में वृद्धि की। हालांकि फेडरग्रीन अभी भी कंपनी के प्रमुख मालिकों में से एक है और उनकी सभी प्रमुख फिल्मों के निर्माण में अत्यधिक शामिल है। जून में लायंस गेट ने ट्रिमार्क होल्डिंग्स इंक को लगभग $50 मिलियन के स्टॉक और नकद में अधिग्रहित किया, जिसमें $36 मिलियन का ऋण भी शामिल था। 5. लायंस गेट ने वितरण और अपनी फिल्म लाइब्रेरी को बढ़ावा देने के लिए दशक के दौरान अधिग्रहण करना जारी रखा। 15 दिसंबर 2003 को लायंस गेट ने आर्टिसन एंटरटेनमेंट को $220 मिलियन में अधिग्रहित किया। 7. अधिग्रहण के बाद लायंस गेट मरीना डेल रे से सांता मोनिका में आर्टिसन के मुख्यालय में स्थानांतरित हो गया। 2004 में एरिक नेल्सन ने टर्माइट आर्ट को फिर से अधिग्रहित कर लिया और इसका नाम बदलकर क्रिएटिव डिफरेंस कर दिया। 8. लायंस गेट ने 2005 में लैटिनो बाजार के लिए फिल्में बनाने के लिए पैनामैक्स फिल्म्स के साथ साझेदारी की, जिसने केवल 2 फिल्मों का निर्माण किया। 13 अप्रैल 2005 को लायंस गेट ने 2 पूर्व लायंस गेट अधिकारियों ब्रैड पेलमैन और लॉरी मे के निर्देशन में मेपल पिक्चर्स नाम। तो इसका जो पार्ट 1 है वह मैं देखने को मिला था, तकरीबन मैं आपको बता दूं 15 दिसंबर 2005 को, और बाकी इसका जो बजट है वो 30 मिलियन का था। मूवी ने जो कलेक्शन दिया वो 7 मिलियन का था और उसके बाद इसे आगे नहीं बढ़ाया गया, लेकिन अब इसका दूसरा पार्ट हमें देखने को मिल सकता है। उसकी पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।